दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे आखिरकार ईरान ने दे ही दी न्यूक्लियर वार्निंग, इसराइल में ज़मीन के नीचे हलचल तेज। ट्रंप ने किया एक ऐसा इंकशाफ जो हिला सकता है ईरान डील की कमानी। IAEA का ईरान पर बड़ा बयान। एक तरफ कहा ईरान के पास बम नहीं, दूसरी तरफ कहा 3 महीने में सब कुछ मुमकिन। आखिर सच क्या है? गजा से लौटी ब्रिटिश डॉक्टर ने गजा के अस्पतालों में हमास की मौजूदगी से उठाया पर्दा। इसराइल के लिए नहीं है अच्छी खबर। इटली में जासूसी करवा रहा था इसराइली नेटवर्क, इटली की हुकूमत ने दिया करारा झटका। गजा में अल शबाब गैंग ने बिछा दिया खतरनाक जाल, हमास को बड़ा जानी नुकसान पहुंचने की खबर। नेतन्याहू के कहने पर गजा के इस गैंग को दिए गए थे हथियार। और चाइना ने जमाया मिडिल ईस्ट में अपना पंजा, मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों को दी बड़ी सौगात। सवाल खैर, शुरुआत ईरान की तरफ से आई अब तक की सबसे बड़ी धमकी से करते हैं। जी, ये सबसे बड़ी वार्निंग है क्योंकि ये एक न्यूक्लियर वार्निंग है। ईरान ने अब इसराइल को न्यूक्लियर धमकी दी है। नेतन्याहू को सीधी वार्निंग देते हुए तेहरान से अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग जारी हुई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर अड्डों को मिसाइलों से दहला दिया जाएगा। और ये ईरान का वादा है, यानी इसराइल के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हैं तो वो अब ईरान की रेंज में हैं और बिना ट्रिगर किए ब्लास्ट भी हो सकते हैं, जिसका नतीजा होगा एक भयानक तबाही। लेकिन ज़रा ये तो समझ लीजिए कि वार्निंग ईरान की किस ऊंची कुर्सी की तरफ से आई है, ताकि आप इस वार्निंग की संजीदगी के लेवल को समझ सकें। दोस्तों, किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ कह दिया है, अगर इसराइल ने ईरान पर कोई भी हमला किया तो जवाब उसके छुपे हुए, उसके पोशीदा, उसकी सीक्रेट न्यूक्लियर मरकज़ों पर दिया जाएगा, यानी इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया जाएगा। इस काउंसिल का कहना है कि ईरानियन फोर्सेस ने एक खास सीक्रेट ऑपरेशन में इसराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, जिनके ज़रिए ईरान को इसराइल के कमज़ोर पॉइंट्स और छुपी हुई इंस्टॉलेशंस का पूरा नक्शा मिल चुका है। बयान में कहा गया कि ईरान की फौज अब पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी इसराइली हमले का फौरन माकूल जवाब दिया जाएगा। और अब तो हमारे पास नक्शा है, वो भी इसराइल के अंदर जाकर ये हमले किए जाएंगे। इसराइल के अंदर जाकर इसराइल से बदला लिया जाएगा और उसके न्यूक्लियर इदारों पर टारगेट किया जाएगा। काउंसिल ने यह भी बताया कि ये पूरा प्लान इसराइली प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए तैयार किया गया है और हर इसराइली एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब बात डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान की, जिन्होंने ईरान को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद लग रहा है कि न्यूक्लियर डील ईरान से अमेरिका की मुश्किल में है। ट्रंप ने कहा है कि तेहरान को यूरेनियम का एनरिचमेंट छोड़ना ही होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे की दोपहर को या नाइट को, हमारी तो देर रात हो चुकी थी, आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, तब उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत जारी है और अगली मुलाकात जुमेरात को होगी, यानी इस जुमेरात को ईरान अमेरिका की फिर से मीटिंग होगी। ट्रंप का कहना था कि ईरान टफ नेगोशिएटर है, बहुत मोल भाव करता है, वो ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो हम दे नहीं सकते। ट्रंप ने साफ किया कि सबसे बड़ा झगड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है। ट्रंप ने कहा कि ईरान एनरिचमेंट चाहता है जबकि हम उसका उल्टा चाहते हैं और अब तक वो मान नहीं रहे। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान ने एक काउंटर प्रपोजल तैयार किया है, लेकिन अभी तक उनकी शराइत कबूल नहीं की गई हैं। ट्रंप ने यह भी तस्दीक की कि उनकी इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई है और ईरान का मसला भी उस कॉल का अहम हिस्सा था। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू से बातचीत जो हुई है वो अच्छी रही है, लेकिन क्या बातचीत हुई है ये इसराइली अखबारों ने भी खुलकर नहीं छापा। सोशल मीडिया पर कहीं कहीं ये खबरें चलीं और हम इसकी तस्दीक नहीं करते कि ईरान ने एक प्रपोजल जो भेजा है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप न्यूक्लियर अड्डे जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दे, इसराइल के उनके बम वगैरह न्यूट्रलाइज कर दें, तो हम लो एनरिचमेंट के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ईरानी अखबारों में नहीं थी। लिहाजा हम बढ़ते हैं आगे। IAEA का चीफ का जो बयान है ईरान के मुतालिक, ज़रा उसे समझिए कितना अहम है और चंद घंटों में कितना अलग किस्म का बयान है। इन्होंने IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और ना ही इनका कोई न्यूक्लियर
मिलिट्री प्रोग्राम है। वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल ग्रॉसी ने ये वजाहत की कि हम नहीं कह रहे कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन है, कोई एटमी हथियार है। हम ये भी नहीं कह रहे कि उनका कोई मिलिट्री PMD प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ शक है या कोई इख्तलाफ है तो वो IAEA का नहीं है, बल्कि कुछ मुल्कों का अपना जजमेंटल गैप है, यानी हर मुल्क अपनी सोच के मुताबिक तज्जिया कर रहा है। ग्रॉसी ने कहा कि हम सबूत देखकर बात करते हैं, इल्ज़ाम नहीं लगाते, और अब तक हमें ईरान से वो तमाम जवाब नहीं मिले जिनकी ज़रूरत है। इस वजह से हम पूरी तरह ये तस्दीक नहीं कर सकते कि सब कुछ सिर्फ अमन पसंद मकसद के लिए हो रहा है। यहाँ पर ग्रॉसी ईरान के न्यूक्लियर बल्कि यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं कि हम ये तस्दीक नहीं कर सकते कि वो सिर्फ अमन पसंद कामों के लिए यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। हो सकता है वो बम बना लें, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अभी उसके पास बम नहीं है। दोस्तों, इससे कुछ घंटे पहले ही IAEA के चीफ ने कुछ और बयान दिया था जो हमने आपको बताया था कल। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम है कि वो 3 महीने में कई न्यूक्लियर बम बना सकता है, और अभी उनका बयान है फिलहाल कोई बम नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों बयान एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, लेकिन ये इशारा ये करते हैं कि ईरान के पास फिल वक्त बम नहीं है। ये IAEA भी मानता है। एक ब्रिटिश डॉक्टर का बड़ा बयान आया है, वो गज़ा से लौटी हैं और उन्होंने कहा है कि गज़ा में मैंने सिर्फ इजरायली फ़ौजियों के पास हथियार देखे, किसी फ़लस्तीनी के पास नहीं। यानी उनका बयान ये भी है कि हमास का लड़ाका कोई उन्होंने देखा ही नहीं ज़मीन के ऊपर। गज़ा में काम करने वाली ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर विक्टोरिया रोज़ ने कहा है कि उन्होंने गज़ा में किसी भी शख्स को हथियार के साथ नहीं देखा, किसी भी शख्स को, इंसान को, फ़लस्तीनी को, सिवाय इसराइली फ़ौजियों के। सिर्फ IDF के पास ही हथियार देखे। स्काई न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर रोज़ ने कहा कि हॉस्पिटल्स तबाह हो रहे हैं, लोग घुटनों पे आ गए हैं, लेकिन मैंने किसी भी अस्पताल में किसी को मिलिट्री यूनिफॉर्म या हथियार के साथ नहीं देखा। उनका कहना था कि इसराइल के इन इल्ज़ामों के बावजूद कि अस्पताल हमास के अड्डे हैं, उन्होंने ऐसी कोई शक्ल या सबूत नहीं देखे जिससे ये इल्ज़ाम साबित होता हो कि हमास अस्पतालों को अपना अड्डा बनाकर रहता है। डॉक्टर रोज़ ने कहा कि गज़ा के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पे जंग का असर तबाहकुन है। उन्होंने बहुत तकलीफ़ के साथ कहा कि मेरे कई फ़लस्तीनी साथी यानी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ ये कहते हैं कि वो इस जंग से बेहतर मौत को समझते हैं। वो चाहते हैं कि या तो जंग ख़त्म हो जाए या फिर उनकी ज़िंदगी। इटली ने इसराइल को बड़ा झटका दिया है। इसराइली स्पाईवेयर कंपनी से रिश्ता तोड़ दिया है इटली ने इसराइली स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी पैरागॉन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। ये फैसला उसके बाद आया जब इल्ज़ाम लगे कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल उन लोगों के फ़ोन्स हैक करने के लिए हो रहे हैं जो हुकूमत के क्रिटिक थे, आलोचक थे, मुखालिफ थे। इटली ने इस डील को नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सिक्योरिटी का मसला बताकर कैंसिल कर दिया। इसराइली कंपनी पैरागॉन ने अभी तक इस फैसले पर कोई कमेंट नहीं दिया है। हालांकि इसराइल की किसी भी कंपनी का नुकसान इसराइल की हुकूमत का नुकसान है, और बदनामी के साथ, जासूसी वाली बदनामी के साथ नुकसान तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब कुछ खबरें लाइव और ज़रा ये जल्दी होंगी। सबसे पहले तो आप ये धमाके की तस्वीर देखिए, कितना बड़ा गुबार उड़ रहा है, और ये रात के अंधेरे में इतने बड़े हमले होते हैं। आप ज़रा सोचिए, तसव्वुर करके देखिए, आप किसी ऐसी जगह है जहाँ बैठे हों और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हो जिनमें इतना बड़ा गुबार उठे। सोचिए कितना बड़ा बम गिरा होगा। लेकिन इसके साथ जो बड़ी खबर है वो और चौंकाती है। ओपन सोर्स इंटेल नाम का एक्स हैंडल इसराइल की पूरी तरीके से अंदर की खबरें देने वाला, और ये वाकई बहुत तेज़ खबरें देते हैं, वो बाद में सही निकलती भी हैं। IDF से और इसराइल से बड़ी मोहब्बत है इन्हें। इन्होंने बताया है कि बतन समीन एक इलाका है खान यूनिस में, वहाँ पर अबू शबाब जो गैंग है, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर IDF ने हथियार बांटे ताकि वो हमास से लड़ें, क्योंकि IDF तो अपने मिशन पूरे कर नहीं पा रही पूरे 19-20 महीने में। तो अब फ़लस्तीनियों को ही, फ़लस्तीनी गैंग्स को ही, लूटर्स को ही हथियार थमाए गए हैं। फ्रिंज एलिमेंट हैं। कहा जाता है अबू शबाब का जो ताल्लुक़ है वो ISIS से भी है, ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तो ये हमास के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुके हैं, वो हथियार जो IDF ने दिए हैं। ये अबू शबाब के गैंग ने एक बड़ा कांड किया है। इन्होंने हमास के लोगों को, ओपन सोर्स इंटेल के मुताबिक, हमास के लोगों को एक लालच दिया, एक जाल बिछाया और उन्हें एक शूट आउट की तरफ
کھینچ لیا. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے لالچ دیا گیا, حماس کے لوگ اپنے ٹارگٹس کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پہنچے, انہوں نے جب اپنی پوزیشنز چھوڑ دیں اس کے بعد ابو شباب کے فائٹر سے ان کا مقابلہ ہوا, اور اسی بیچ آئی ڈی ایف نے اپنے ڈرونز اور فائٹر جیٹ سے حماس کے لوگ جہاں پر کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے تھے ابو شباب کے گینگ کا, وہاں پر ایئر سٹرائک کر کے بہت سے حماس کے فائٹرز کو مار دیا. یعنی اب یہ لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی ایف کا کام آسان بنا رہے ہیں اور حماس کے لوگوں کو جال میں پھنسا کر ان کی سرنگوں سے باہر بلا رہے ہیں. چائنا نے مڈل ایسٹ پر ایک بڑا دل دکھاتے ہوئے ایک تحفہ لٹایا ہے. گلف کے ممالک کو, جی سی سی ممالک کو فری ویزا انٹری کا تحفہ دیا ہے. اب ان جی سی سی کے کچھ ممبرز کے لوگ جو بھی چائنا جائیں گے انہیں 30 دن کے لیے فری ویزا رہے گا ان کا, یعنی 30 دن تک انہیں کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان ممالک میں شامل ہیں سعودی عرب, کویت, عمان اور بحرین. آپ چاہیں ٹریول پرپس سے جائیں, آپ مطلب بزنس پرپس سے آئیں یا دوسرے پرپسز سے, اب چائنا آپ کے لیے فری ہے. چائنا بھی چاہتا ہے کہ اس کی اکنامی میں سعودی عرب کا بھی پیسہ لگے, صرف امریکہ میں کیوں لگے, صرف ویسٹ میں کیوں لگے. چائنا بھی چاہتا ہے کہ اس کے کچھ نئے سٹارٹ اپس ہوں گے, اس میں ریال, دینار, درہم یہ لگتے ہیں تو اچھی بات ہے. خیر, اسے اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا مڈل ایسٹ میں اپنی پیٹھ بڑھا رہا ہے کیونکہ یہاں پر اسے اپنے سب سے بڑے دشمن امریکہ کو زیر کرنا ہے. خیر, قدس نیوز نیٹ ورک کی ایک خبر ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے رات کو ہی کہ ایک میزائل حملہ ہوا اور بتایا گیا کہ یمن کی طرف سے میزائل آئی, حالانکہ اسے ہوا میں انٹرسیپٹ کر لیا گیا, لیکن اس حملے کے دوران سینٹرل اسرائیل میں سائرن بجنے لگے اور تل اویو کے بین گورین ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا. وہاں پر سے فلائٹ نہ ٹیک آف کر سکتی تھی نہ لینڈ کر سکتی تھی وہاں پر, اور یہ سب ہو رہا تھا یمن کی طرف سے آئی میزائل کی وجہ سے. آگے یہ 3 لوگوں کی آپ کو تصویر دکھ رہی ہے اور یہ تینوں میڈیکل سٹاف تھے. 9 جون ان کی زندگی کا آخری دن بن گیا. اسرائیلی حملے میں ان تینوں میڈیکل سٹاف کی جان چلی گئی. ان میں سے 1-2 کو آپ نے ایک بڑے ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو 2 بچوں کو لے کر, بے جان یا زخمی بچوں کو لے کر اسپتال جا رہا تھا, خاص طور سے بیچ والا شخص. یہ تینوں پیرامیڈکس تب الطفہ محلے میں ایسٹ غزہ کے مارے گئے, شہید ہوئے جب اسرائیل نے جب یہ لوگوں کو بچانے گئے تھے اور اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے, تبھی ان پر حملہ کر دیا گیا. ان کے نام ہیں بارہ افانہ, حسین محسن اور وائل الاتار. خیر, بڑھتے ہیں آگے. جو جہاز میڈلین فلوٹیلا کا تھا, جس کا نام میڈلین تھا, فلوٹیلا کا جو جہاز تھا اس میں جو 11 ایکٹیوسٹ تھے, گریٹا تھنبرگ بھی تھیں, ان سب کو اسرائیل نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جیل کی سزا ہو جائے, ان کو ابھی ڈیپورٹ نہ کیا جائے. انہی لوگوں کے سپورٹ میں اس تباہ ہو چکے غزہ میں بچوں نے کچھ جو ہے پروٹیسٹ کیے, بچوں نے ہاتھ میں فلسطین کے جھنڈے لیے اور ان سب کی سلامتی کے لیے دعا بھی مانگی. اور یہ سب کچھ جو میڈلین جہاز پر 12 ایکٹیوسٹ تھے ان کے ساتھ سولیڈیٹری کے طور پر دکھایا گیا. غزہ کے بچے, غزہ کے لوگ اب بھی زندہ دل ہیں, جو ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لبنان کے حزب اللہ گروپ نے میڈلین شپ پر جو لوگ سوار تھے ان کو حراست میں لیے جانے کے اس ایکٹ کو یہ کہا ہے کہ یہ دکھاتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ اسرائیل کی پولیٹیکل اور مورل بینکرپسی کی نشانی ہے. یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ سیاسی طور پر اور مورلی پوری طریقے سے کنگال ہو چکا ہے اور اس کے پاس اب انسانیت دکھانے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے. یو ایس کے جو 8 سینٹرز ہیں جہاں سے غزہ کے لوگوں کو راشن دینے کی بات کی جا رہی ہے, قدس نیوز نیٹ ورک کہتا ہے کہ وہ 8 سینٹرز جو ہیں وہ ڈیڈلی ٹرپس بن چکے ہیں, ایک موت کا جال بن چکے ہیں, جہاں اب تک جو حملے ہوئے ہیں ٹوٹل پچھلے کچھ دنوں میں, اس میں 1000 لوگ گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں, 130 لوگ شہید ہوئے ہیں, 9 ان میں سے اب بھی مسنگ ہیں. یہ سب لوگ مدد لینے گئے تھے اور گولیوں کا شکار ہو گئے. ایک تصویر اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. 3 بچے کوڑے کے پاس بیٹھے ہیں. یہ غزہ کی بھوک کا عالم ہے, وہ کوڑے میں سے کچھ کھانے کا ڈھونڈ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس غزہ میں اب بھی کھانا نہیں ہے, کھانا نہیں پہنچ سکتا, راشن نہیں پہنچ سکتا. جو کچھ بھی پہنچ رہا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی اجازت سے ہی پہنچ رہا ہے, وہ بھی GHF کے تھرو. ٹھیک ہے,
میں کبھی مدد پہنچاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پیسے آئے تھے، کتنے کل اپنے پاس سے ملا کر اس میں لگا دیے، کتنی مدد کل پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ مدینہ میں حاجی اب پوری طریقے سے تیار ہیں۔ مکہ سے جو لوگ مکہ پہلے پہنچے وہ زیارت کرنے کے لیے مدینہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے وہاں سے ان کی ایئر ڈپارچر کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں مدینہ سے اب فلائٹ لے کر چلنے بھی لگے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کا حج پورا ہو چکا ہے اور یہاں ان کے اپنے انتظار کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔